Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9th NCERT Democratic Politics 1 and इस सेशन में मैं पर्टिकुलरली आपको एक तरह की समरी देने वाली हूँ, एक तरह का क्विक रिवीजन करने वाले हैं हम अबाउट द चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर के कंटेंट्स थे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, एक डेफिनेशन, फिर हमने समझा था फीचर्स क्या हैं, फिर हमने समझा था वाई डेमोक्रेसी यानी कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, और फिर एक ब्रॉडर मीनिंग समझा था डेमोक्रेसी का। सो देखिए डेमोक्रेसी का एक सिंपल डेफिनेशंस पे जाएं हम, ओके एक सिंपल चीज़ से डिफाइन करेंगे हम डेमोक्रेसी को। कैसे डिफाइन करेंगे? वी विल डिफाइन बाय कि एक तरह का फॉर्म होगा गवर्नमेंट का। क्या तरह का फॉर्म होगा गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म होगा जहाँ पे लोग जो होंगे, पीपल विल इलेक्ट देयर रूलर्स, ओके यानी कि लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट करेंगे और ये इलेक्शन का तरीका फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ये बेसिक डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है अगर आपको डेमोक्रेसी को बेसिकली समझना है तो। फिर हमने पढ़े थे फीचर्स, क्या होते हैं बेसिक फीचर्स? 4 फीचर होते हैं। पहला फीचर, मेजर डिसीजंस कौन लेगा? लीडर्स। और ये लीडर्स कैसे होंगे? इलेक्टेड होंगे, यानी कि जो जनता ने, जो पब्लिक ने, जो पीपल ने इलेक्ट किए हैं लोगों को, है ना, वो ही लोग, दोज इलेक्टेड लीडर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग मेजर डिसीजन इन योर कंट्री, इन योर डेमोक्रेसी। हमने एग्जाम्पल देखे थे, हमने देखा था कुछ कंट्रीज़ में कि ऐसा भी होता है कि कोई पर्टिकुलर रूलर या फिर कोई एक मोनार्क जो है डिसीजन लेता है, और ऐसा भी होता है कि बहुत से जो कंट्रीज़ है जहाँ पे आपके इलेक्शंस भी होते हैं लेकिन पावर होता है मोनार्क के पास, किंग के पास। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय पीपल, तो यानी कि लोगों का ही एट द एंड ऑफ द डे राज होगा। अब हमारे यहाँ हम डायरेक्टली तो लोग जाके सारे डिसीजंस ले नहीं सकते, इसलिए हमने रखे हैं अपने हमने रखे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स रखे हैं, इनको हम इलेक्ट करते हैं, इनको हम अपने लीडर्स बनाते हैं और मेजर डिसीजंस लेने का पावर सो हेंसफोर्थ इनके पास ही होना चाहिए। सेकेंड इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। सो हमने देखा कि हम ये लोगों को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। अब ये इलेक्शन का तरीका फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, लोगों के पास चॉइसेस होनी चाहिए, है ना। हमने देखा था कि जैसे कि बहुत सी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं, वहाँ पे जो एक पॉलिटिकल पार्टी है टू रिमेन कंस्टेंटली इन पावर, वो कुछ इल प्रैक्टिसेस करते हैं या फिर फॉर एग्जांपल दे यूज़ डर्टी प्रैक्टिसेस टू स्टे इन द पावर। सो वो केस नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या इंश्योर कर सकते हैं? जो इलेक्शन बॉडी होगी हमारे यहाँ, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो भी फ्री एंड फेयर हो, वो ये सारी चीज़ों को इंश्योर करे कि जो इलेक्टोरल कंपटीशन है वो फेयर हो और इलेक्शंस फ्री हो, है ना। तो दैट इज़ हाउ अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव फेयर चांस टू लूजिंग एज वेल, है ना, कि जो पावर में है उनके पास लूज़ करने की पावर भी हो, मतलब लूज़ करने का चांस भी हो। थर्ड क्या था फीचर? थर्ड था 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ऐसा ना हो कि आप रिच हो तो आपके पास 4 वोट हों और आप पुअर हैं तो आपके पास 1 वोट है ना। या फिर ऐसा ना हो कि आप रिच हो, आपके पास 1 वोट है, पुअर हो आपके पास 1 वोट है, लेकिन रिच का 1 वोट 5 वोट्स के बराबर है और पुअर का 1 वोट 1 वोट के बराबर है। तो ऐसा ना हो, किसी भी तरह की सोशल डिस्पैरिटी ना हो, हर एक व्यक्ति के पास इक्वल राइट होना चाहिए। इसके लिए हमने थोड़ा समझा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में कि हर एक डेमोक्रेसी में एक अडल्ट पॉपुलेशन सेट करते हैं वो लोग, और एक अडल्ट पॉपुलेशन के पास वोट करने का पावर होना चाहिए एंड उनका वोट, एक ही वोट काउंट हो और वो जो वोट हो उसकी वैल्यू भी बराबर हो, यानी कि इक्वालिटी हो। ये समझा था। फिर फोर्थ वॉज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। हमने देखा था कि हम ये लोगों को इलेक्ट तो कर रहे हैं, है ना, बट इलेक्शन के बाद ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लोग क्या है, ऑटोक्रेटिक बन जाएं, हमारे जो बेसिक राइट्स हैं उनको ही इन्फ्रिंज कर दें, रूल ऑफ लॉ को ना माने, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनाए गए उनको ना माने। हो सकता है ना, एक बार पावर आने के बाद इंसान कुछ भी कर सकता है क्योंकि वी आर ह्यूमंस। सो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे पास कुछ होने चाहिए लिमिटेशंस, यानी कि इन जो रूलर्स हैं इनके पास लिमिटेशंस होने चाहिए। लिमिटेशंस कौन सेट करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन सेट करेगा, है ना। एक रूल बुक है, रूल बुक में लिखा है कि भाई तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये बेसिक राइट्स हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे जो हैं बेसिक फीचर्स है संविधान के,
इनको इन्फ्रिंज नहीं करना, इनको ओवररूल नहीं करना, बाकी जो करना है कर सकते हैं. सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स. गॉट इट? नाउ हमने फिर देखा था दे आर सम आर्ग्यूमेंट्स विच आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि हमें समझना था वाई डेमोक्रेसी. जब डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस समझनी है ना, तो पहले हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स समझेंगे, फिर पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि भाई क्या ज़्यादा बेटर है. तो उससे हम समझ सकते हैं वाई डेमोक्रेसी. देखो पहली बात बोली गई थी इंस्टेबिलिटी आती है. इंस्टेबिलिटी क्यों आती है? क्योंकि लीडरशिप चेंज होने के चांसेस होते हैं, है ना. अब डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस का टर्म भी होगा, 5-10 साल बाद आप इलेक्शन कंडक्ट करवाओगे. तो इंस्टेबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत होता है. फिर मोरालिटी का कोई ग्राउंड्स नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स में पॉलिटिक्स जो है वो कई हद तक गिर जाती है. और लीड्स टू डिलेज, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन होना है तो लोगों के जो ओपिनियन कंसल्टेशंस मैटर करते हैं, तो उसकी वजह से डिसीजंस डिले हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में. देखोगे लीडर जो होगा, डिक्टेटर जो होगा, वो डिसीजन ले लेगा एक बार में कि बिना किसी से पूछे, है ना. और क्या है, इट लीड्स टू बैड डिसीजन समटाइम्स, क्योंकि देखो यू कांट टोटली ट्रस्ट पीपल. करप्शन होने के चांसेस होते हैं. लीडरशिप बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज होती है और समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड इफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी एज वेल, क्योंकि there are chances to take these leadership to take the bad decisions as well, and also sometimes the citizens also to take the bad decisions. So these were the argument against, and now for argument for democracy क्या क्या थे कि देखो पहला तो भाई दूसरों से तो बेटर है. ठीक है, क्यों बेटर है? क्योंकि ये लोगों की नीड्स को रेस्पॉन्ड करता है. दूसरा क्या था, यहाँ पे रूलर्स जो हैं दे विल अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल. और ये क्या है, ये इस वजह से अकाउंटेबल बनते हैं. सो अकाउंटेबिलिटी रहती है तो लोगों की नीड्स ज़्यादा अच्छे से फुलफिल हो पाती हैं. क्वालिटी डिसीजन मेकिंग की बेटर होती है. और डेमोक्रेसी में जो मेथड प्रोवाइड की गई है टू प्रोवाइड एनी ऑफ द थिंग्स, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की मेथड है वो काफ़ी अच्छी है, पीसफुल तरीके से हो सकता है. और यहाँ पे सिटीजन्स की जो डिग्निटी है दैट ऑल्सो इज़ मेंटेन्ड बाय डेमोक्रेसी. क्यों ये डिग्निटी मेंटेन रहती है? क्योंकि पीपल हैव सम बेसिक राइट. हमने देखा था ना फीचर्स में, 1 वोट 1 वैल्यू. ओके, सो यानी कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो रिच हो पुअर हो, किसी भी सोसाइटी क्लास रेस किसी भी चीज़ से बिलोंग करता हो, उसके पास इक्वल राइट्स हैं. सो दे हैव सम डिग्निटी ऑफ देम सेल्फ इंटैक्ट. और ये तो सबसे बड़ा रीज़न है, ये है कि दूसरे फॉर्म्स जो गवर्नमेंट के हैं उनसे बेहतर हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हम अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो करेक्ट कर सकते हैं. हम मिस्टेक्स कैसे करेक्ट कर सकते हैं कि सपोज़ आपने कोई एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया, है ना. एक साल इस बार का इलेक्शन था और ए पार्टी जो है पावर में आ गई. अब जो ए पार्टी है उसने इतना परेशान कर दिया आपको 5 सालों के लिए कि वो थोड़े ऑटोक्रेटिक डिसीजंस लेने लगी और ऐसे डिसीजंस लेने लगी जो लोगों की नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं. तो आपके पास चांस 5 साल बाद आएगा इनको हटाने का, इनको वोट ना देने का, है ना. ये इससे आपने क्या किया, इससे आपने अपने मिस्टेक्स जो है वो करेक्ट की. ऑल्सो डेमोक्रेसी में होते हैं डिबेट्स, डिस्कशन. सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कौन? ऑपोजिशन, मीडिया, क्रिटिसिज्म. तो क्या होता है, गवर्नमेंट जो पावर में है वो ये सोच के डिसीजन लेती है, ये सारे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं दे कैन पुट प्रेशर ऑन द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस, टू टेक बेटर डिसीजंस. ओके, सो इस तरह से क्या है, अगर सपोज एक गवर्नमेंट ने कोई बैड डिसीजन लिया, ऑपोजिशन ने बैकलैश कर दिया, तो ये अपने डिसीजन को सुधार भी सकती है ना. तो ये चांसेस होते हैं डेमोक्रेसी में. सो ब्रॉडर मीनिंग में जो डेमोक्रेसी है इन जनरल सारे स्फेयर्स में, इट इज़ अप्लाइड टू ऑल द स्फेयर्स इन द लाइफ. और बट कुछ आइडल्स होते हैं डेमोक्रेसी के जो कि हमें उसकी वैल्यू को समझने में मदद करते हैं, और हम ये चीज़ समझते हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी. ओके, ये इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम इसकी वीकनेस निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड. ऑल्सो हम मिनिमल एंड गुड डेमोक्रेसी के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. और यहाँ पे बताया गया था कि अगर कम्युनिटी छोटी है, स्मॉल है, तो बड़े जो डिसीजंस जो हैं वो लोअर लेवल पे भी लिए जा सकते हैं. जैसे कि ग्राम सभा का एग्जांपल दिया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के एग्जांपल्स होते हैं.
जिसको बोला भी जाता है डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटाइजेशन, सो उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू जो लोग हैं दे कैन टेक अप द डिसीजंस, ओके। इन जनरल इन अ लार्ज डेमोक्रेसी, अगर ज़्यादा डेमोक्रेसी है, बड़ी डेमोक्रेसी है, तो यूजुअली हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं और वो हमारी तरफ से डिसीजन लेते हैं, ठीक है। सो all in all, the most important fact was the democracy. It depends on an active political participation by all the citizens. कि सारे लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। हम डेमोक्रेसी को इंटैक्ट तभी रख सकते हैं जब हम पार्टिसिपेट करें। हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम डेमोक्रेसी को इंटैक्ट कैसे रख सकते हैं। आपके पास है राइट टू वोट, आप अपना वोट का देने का अधिकार अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, वोट देने नहीं जाओगे, तो फिर आप किसको क्वेश्चन करोगे? आप कैसे किसी गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हो उनकी अथॉरिटी या फिर उनके डिसीजंस पे जब आपने वोट दिया ही नहीं है? फॉर एंड अगेंस्ट डजेंट मैटर, बट अगर आपने पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, अगर आपके पास कोई राइट है, इफ़ यू हैव सम राइट, ठीक है, और अगर उस राइट को प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर सपोज़ किसी ने आपका वो राइट इन्फ्रिंज कर दिया, आप उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करोगे, उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कैसे आप इंश्योर कर सकते हो कि राइट इंटैक्ट रहेगी, है ना? सो लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट का ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन का, रूल मेकिंग बुक का, रूल मेकिंग अथॉरिटी का, पार्लियामेंट का, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है डेमोक्रेसी को इंटैक्ट रखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो करते हैं लोग, दैट इज़ डन बाय सिटीजन. So guys, this is it for this session. I hope you understood the entire chapter, and if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, और साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप हमारी बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं चैप्टर एंड टॉपिक वाइज। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, एंड Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।